दोस्तों गौतम अडानी के पास क्राइसिस सरवाइव करने की स्किल शायद हमेशा से मौजूद थी। चाहे 2 दशक पहले उन्हें रैंसम के लिए किडनैप किए जाने के दौरान सरवाइव करना पड़ा हो या 2002 के मुंबई ताज होटल में हुए अटैक में उनका हॉस्टेज बनना। तब से लेकर आज तक गौतम अडानी ने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए इंडिया के रिचेस्ट लोगों में अपना नाम शामिल किया है। इवन जब कोरोना वायरस के दौरान देश एक सीवियर रिसेशन से गुजर रहा था, उस दौरान भी अडानी ग्रुप ने अपनी ग्रोथ बरकरार रखी। यदि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी टाटास और बिरलास द्वारा शेप की गई थी, तो 21st सेंचुरी में वेल्थ क्रिएशन का सिनोनिम अडानी और अंबानी को माना जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के कैलकुलेशंस के अनुसार गौतम अडानी की नेट वर्थ आज लगभग $92 बिलियन है। लेकिन अंबानी या टाटा जैसे दूसरे बिजनेस हाउसेस के अगेंस्ट गौतम अडानी एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, जो उनकी सक्सेस को दूसरों से ज़्यादा रिमार्केबल बनाती है। गौतम अडानी ने केवल 30 सालों के अंदर एक ऐसे ग्रुप का निर्माण किया है जिसकी 7 लिस्टेड कंपनीज आज $153 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को कमांड करती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम गौतम अडानी के इसी राइज को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से हम अडानी ग्रुप की जर्नी को उन क्रूशल स्टेजेस पे चर्चा करेंगे जिसके कारण ये ग्रुप आज इस पोजीशन पे पहुंचा है। इसके अलावा गौतम अडानी से जुड़ी कुछ मेजर कंट्रोवर्सीज पे भी नजर डालेंगे जिसने इस ग्रुप को घेरा हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद की एक जैन फैमिली में हुआ। इनके पिता एक स्मॉल टेक्सटाइल मर्चेंट थे। अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नगिनदास विद्यालय में एजुकेशन के बाद गौतम अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में बैचलर्स डिग्री के लिए एडमिशन लिया। लेकिन सेकेंड ईयर के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ बिजनेस करने का फैसला किया। 1978 में गौतम अडानी महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टर का काम करने के लिए मुंबई पहुंचते हैं। लेकिन कुछ ही सालों बाद उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री परचेज करते हैं, जिसके ऑपरेशन संभालने के लिए वो गौतम अडानी को 1981 में मुंबई से वापस बुला लेते हैं। ये प्लास्टिक वेंचर अडानी के ग्लोबल ट्रेडिंग का गेटवे बनता है। बड़े भाई का बिजनेस सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। इस कंपनी को हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जिसे इंडिया का सोल प्रोड्यूसर आईपीसीएल सप्लाई नहीं कर पाता था। इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए अडानी ने 1988 से कांडला पोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रैनुल्स इंपोर्ट करना शुरू किया। अडानी शिपमेंट्स के लिए कस्टम्स क्लियरेंस ऑब्टेन करने वाले एक एजेंट के अनुसार जब ग्रैनुल्स प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस के दौरान दूसरे ट्रेडर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने से इनकार कर देते थे, उस समय गौतम अडानी अपने प्रॉमिस को पूरा करते थे। इस खूबी के अलावा गौतम अडानी के सॉफ्ट स्पोकन नेचर ने मार्केट में उन्हें एक ट्रस्ट वर्दी बिजनेसमैन बनाया। धीरे धीरे अडानी ने गुजरात के स्मॉल प्लास्टिक मेकर से लेटर्स ऑफ ऑथराइजेशन कलेक्ट कर पीवीसी के बल्क ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू किए। उन्होंने स्टेट पीएसयू, गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशंस या जीएसईसी से भी टाई अप किया, जो स्मॉल कंपनीज को इनपुट सप्लाई करता था। सारे रिक्वेस्ट को कंसोलिडेट कर जीएसईसी के अंडर ऑर्डर प्लेस करने से अडानी ने लेटर ऑफ ऑथराइजेशंस की नीड को एलिमिनेट कर दिया। इंपोर्ट के बाद वो जीएसईसी को उसके नीड के प्रोडक्ट्स दे देते और बचे हुए प्रोडक्ट्स को मार्केट में ट्रेड कर अडानी ने ह्यूज प्रॉफिट्स जनरेट किए। इस स्ट्रेटजी के तहत गौतम अडानी ने अपनी इंपोर्ट वॉल्यूम्स इतनी इंक्रीज कर ली कि जल्द ही उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस ग्रांट करते हुए 12 करोड़ तक के इंपोर्ट बिना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के परमिट कर दिए। दोस्तों, इस दौरान अडानी का बिजनेस ब्लिस्टरिंग पेस से आगे बढ़ा। 1988 से 1992 के बीच केवल 4 सालों में गौतम अडानी के इंपोर्ट्स 100 मीट्रिक टन से बढ़ते हुए 40,000 मीट्रिक टन हो गए। पीवीसी ग्रैनुल्स के अलावा अडानी ने केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्ट शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स में भी खुद को एक्सपैंड किया और जल्द ही एक स्टार ट्रेडिंग हाउस बनकर उभरे, जिसने बैंक गारंटीज जैसी नीड्स को रिड्यूस कर दिया। अडानी के इस राइज के साथ उन्हें पॉलिटिशियंस ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि अर्ली 90s से ही गौतम अडानी लेट चिमन भाई पटेल और केशु भाई पटेल जैसे स्टेट पॉलिटिशियंस के करीब आ चुके थे। इस ग्रोथ के साथ गौतम अडानी ने कुछ मेजर सेटबैक्स भी देखे, जिसमें उनके भाई राजेश अडानी का ड्यूटी इवेजन के लिए अरेस्ट होना शामिल था। लेकिन ये सेटबैक्स गौतम अडानी के राइज को रोकने में नाकामयाब रहे और जल्द ही गौतम अडानी ने खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक्सपैंड किया। आइए उसे हम अगले सेक्शन में देखते हैं।
दोस्तों 1997 से 98 आते आते गौतम अडानी ने डिसाइड किया कि वो केवल ट्रेडिंग से बाहर निकलकर पोर्ट्स और प्लांट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाथ आजमाएंगे। मुंद्रा पोर्ट इनका पहला प्रोजेक्ट बना। 1991 से 1992 में चिमन भाई पटेल गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट की जमीन को एग्री बिजनेस ग्रुप कैरगिल और अडानी को सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए दे दी थी। जॉर्ज फर्नांडिस और कई जानी मानी हस्तियों के प्रोटेस्ट के बाद कैरगिल ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। कांडला और मुंबई पोर्ट्स में होने वाले डिलेज से अडानी ग्रुप हर साल 8 to 10 करोड़ के लॉसेस झेल रहा था और इसी क्राइसिस में गौतम अडानी ने मुंद्रा को एक प्राइवेट कैप्टिव पोर्ट में कन्वर्ट करने का विचार बनाया। दोस्तों अब इंडिया उस दौर में आ चुका था जब हमारा देश लिबरलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। खुद को कैपिटलाइज करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने नए पोर्ट्स डेवलप करने का प्लान बना लिया था। प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने नए पोर्ट्स को स्टेट और प्राइवेट कंपनीज के जॉइंट वेंचर्स के तौर पे मैनेज करने का डिसीजन लिया। 10 पोर्ट्स के इनिशियल लिस्ट में मुंद्रा पोर्ट भी शामिल था। मुंद्रा पोर्ट स्टेट ओन्ड कांडला पोर्ट से ज़्यादा डीपर था, जिसे 2 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा लोड कैरी करने वाली लार्ज शिप्स भी यहाँ बर्थ कर सकती थी और यहाँ से अडानी ग्रुप ने नया ग्रोथ देखा। 1994 में गुजरात गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट के मैनेजरियल आउटसोर्सिंग की अनाउंसमेंट की और 1995 में ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला। मुंद्रा पोर्ट पे पहली शिप 1998 में डॉक हुई। दोस्तों जिस तरह धीरू भाई अंबानी ने पहले यमन में काम किया, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हाथ आजमाए और उसके बाद उन्होंने एक टेक्सटाइल मिल ओपन की, यही मिल अंबानी ग्रुप के फ्यूचर एक्सपेंशन का बेस बनी। इसके बाद अंबानी ग्रुप ने खुद को पावर, पेट्रोकेमिकल्स, गैस एक्सेट्रा में एक्सपैंड किया। सिमिलरली मुंद्रा पोर्ट ने अडानी ग्रुप के लिए न्यूक्लियस का काम किया। मुंद्रा पोर्ट में मिनरल लैंडिंग्स के साथ गौतम अडानी ने खुद को कोल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व किया। इस पोर्ट के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी स्थापना हुई, जहां 2003-04 के बाद से कंपनीज ने अपने आउटलेट स्टैब्लिश कर शिपमेंट भेजनी शुरू कर दी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इंडस्ट्रियल कस्टमर और कोल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होने के कारण अडानी ग्रुप ने खुद को थर्मल पावर जनरेशन में एक्सपैंड करना शुरू किया। दोस्तों लेकिन मुंद्रा पोर्ट के तहत अडानी ग्रुप की ये ग्रोथ इतनी आसान नहीं थी। पहले 3 सालों तक मुंद्रा की ग्रोथ में कोई स्पेशलिटी नहीं थी। एक समय तो ऐसा भी आया था कि पोर्ट सेटअप करने का गौतम अडानी द्वारा लिया गया डिसीजन मानो बैकफायर करने वाला था, लेकिन 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पोर्ट की कहानी बदल दी। इस साल कांडला पोर्ट ने एक सेल्फ डिफेटिंग डिसीजन लेते हुए वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर्स P&O पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इस गवर्नमेंट के बैकआउट के बाद P&O ने मुंद्रा पोर्ट में अपना कंटेनर टर्मिनल सेटअप करने का निर्णय लेते हुए अडानी ग्रुप में इक्विटी इन्फ्यूज की और यहीं से मुंद्रा पोर्ट की ग्रोथ ने नई ऊंचाइयां देखनी शुरू की। मुंद्रा पोर्ट आज अडानी ग्रुप के मेन कैश काउज में से एक है और पिछले लगभग 1 दशक से अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन 71% के ऑपरेटिंग मार्जिन को हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इसके कुछ सालों के बाद शेल टोटल ने सिटी बैंक को एक कंपनी सेटअप करने की रिक्वेस्ट की, जिससे हजीरा पोर्ट पे एक नॉन LNG टर्मिनल ऑपरेट किया जा सके। सिटी बैंक ने इस काम के लिए अडानी ग्रुप को चुना, लेकिन 2009 में टेंडर अवार्ड लेने के बाद मई 2010 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुए और 2 सालों के अंदर ही मई 2012 से पोर्ट ने ऑपरेशन शुरू कर दिए। दोस्तों इन ग्रोथ ने बिजनेस एक्सपर्ट्स और अडानी ग्रुप के क्लोज एड्स के सामने गौतम अडानी के कई स्ट्रैटेजीज को ओपनली प्रोजेक्ट किया। गौतम अडानी हमेशा बड़ा सोचते हैं और एम्बिशियस बने रहते हैं। उन्होंने लार्जेस्ट ट्रेडिंग हाउस क्रिएट करने का सोचा और वो कामयाब हुए। मुंद्रा में फर्स्ट पावर प्लांट सेटअप करते हुए उन्होंने एक 5000 मेगावाट का प्लांट सेटअप करने का प्लान बनाया। इंडिपेंडेंस के बाद गुजरात ने केवल 8000 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी ऐड की थी। गौतम अडानी ने ये काम भी करके दिखाया। आज अडानी पावर के थर्मल पावर प्लांट्स की कंबाइंड कैपेसिटी 4620 मेगावाट्स है। बिजनेस एक्सपर्ट्स गौतम अडानी को अक्सर धीरू भाई अंबानी से कंपेयर करते हैं, जो स्मॉल इंडियन मार्केट के बावजूद लार्ज फैक्ट्रीज सेटअप किया करते थे। दोस्तों देखते ही देखते गौतम अडानी ने अपने ग्रुप के टर्नओवर को ईयर 2000 में 3300 करोड़ से बढ़ाते हुए 2013 में 47,000 करोड़ तक पहुंचाया। इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच अडानी ग्रुप ने खुद को इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपैंड किया और 2009 से 2012 के बीच इस ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के एबॉट पॉइंट, पोर्ट और क्वींसलैंड की कैरमिशेल कोल माइन एक्वायर की। दोस्तों कोल के अराउंड सेंटर्ड एक बिजनेस एम्पायर को 2 डेकेड से ज़्यादा समय तक सक्सेसफुली रन करने के बाद गौतम अडानी ने अपने ग्रुप का फ्यूचर फॉसिल फ्यूल से बाहर देखना शुरू किया।
अडानी ग्रुप आज इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर किंग के तौर पे उभर कर सामने आया है, जहां ये ग्रुप आज माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। आज ये सेक्टर्स इंडिया के इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए क्रूशियल माने जाते हैं। अडानी ग्रुप ने पैंडेमिक के दौरान भी अपनी 6 लिस्टेड यूनिट्स की मदद से अपने मार्केट वैल्यू में $79 बिलियन ऐड किए थे। ये अडानी ग्रुप की हिस्ट्री के बेस्ट 12 मंथ्स थे। अडानी ग्रुप में फ्रेंच ऑयल जायंट टोटल एसी और वारबर्ग पिंसेस एलएलसी ने इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया। अडानी ग्रुप द्वारा ऐड की गई ये वैल्यू इंडिया ने दो बिगेस्ट बिजनेस एम्पायर्स टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद सबसे ज्यादा थी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों के अंदर ही अडानी ग्रुप ने खुद को एक्सपैंड करते हुए 7 एयरपोर्ट्स का कंट्रोल गेन किया है, जो इंडिया के एयर ट्रैफिक का ऑलमोस्ट एक क्वार्टर है। इसके अलावा गौतम अडानी ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2025 तक 8 फोल्ड बूस्ट करने के भी प्लान्स अनवील किए हैं। कुछ समय पहले ही अडानी ग्रुप ने एचकॉन एक्स के साथ एक पैक्ट साइन करते हुए पूरे इंडिया में डेटा सेंटर्स डेवलप और ऑपरेट करने का इनिशिएटिव लिया है। दोस्तों, अडानी ग्रुप के ये प्लान्स इंडिया के करेंट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करना इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट्स को कट डाउन करने के एम को मैच करेगा। वहीं सोलर पैनल्स और मॉड्यूल्स की प्रोडक्शन को स्केल करना आज इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर बढ़ते कदम को असिस्ट कर रहा है। इसके अलावा डेटा सेंटर्स ओपन करने का डिसीजन भी गवर्नमेंट के उस प्रपोज्ड लॉ को असिस्ट करता है, जिसके तहत इंडिया से रिलेटेड डेटा लोकली स्टोर करने के निर्देश हैं। अडानी ग्रुप के इन इनिशिएटिव्स को देखते हुए वॉरबर्ग ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में $110 मिलियन इन्वेस्ट किए। वहीं फ्रांस के टोटल ने अडानी ग्रीन में $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, आज अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है, जो इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन्स के 13 पोर्ट्स और टर्मिनल्स में स्प्रेड है। अडानी एंटरप्राइजेस आज इंडिया की बिगेस्ट कोल ट्रेडिंग कंपनी होने के अलावा बिगेस्ट कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर और बिगेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है, जिसके अंडर 8 एयरपोर्ट्स हैं। अडानी ग्रीन आज वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर्स में से एक है। अडानी ट्रांसमिशन इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अडानी टोटल गैस आज इंडिया की लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बन चुकी है और अडानी पावर इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर बनने में कामयाब हुआ है। इसके साथ ही अडानी विल्मर आज इंडिया के बिगेस्ट एडिबल ऑयल ब्रांड्स में से एक है। दोस्तों, इन सब के साथ अडानी एम्पायर सोलर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल लैंड, डिफेंस एंड एरोस्पेस, फ्रूट्स, रोड एंड रेल, रियल इस्टेट और लेंडिंग जैसे कई सेक्टर्स में खुद को एक्सपैंड कर रहा है। दोस्तों, किसी भी बिजनेस ग्रुप के राइज और कंट्रोवर्सीज के बीच हमेशा से संबंध रहा है, चाहे वो टाटाज हों या फिर अंबानीज। और अडानी ग्रुप के केस में ये कंट्रोवर्सीज कुछ ज़्यादा ही नज़र आती हैं। आइए देखते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों, जहां एक और अंबानी ग्रुप ने खुद को इक्विटी कल्ट के अराउंड नर्चर करते हुए डिसिप्लिन से बैलेंस किया है, वहीं अडानी ग्रुप ने डेट के ऊपर रिलाई करते हुए कैपिटल स्पेंडिंग फंड की है। ब्रोकरेज क्रेडिट स्विसेस अडानी ग्रुप को इंडिया के मोस्ट बर्डन्ड बिजनेसेस हाउसेस में से एक मानती है। 2006 से 2007 के दौरान अडानी ग्रुप की रेवेन्यू 16,953 करोड़ हुआ करती थी, जिसके अगेंस्ट इस ग्रुप का डेट 4,353 करोड़ था। लेकिन क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 13 में जहां ग्रुप के रेवेन्यूज 47,352 करोड़ थे, वहीं इसका डेट 81,122 करोड़ तक जा पहुंचा था। आज भी अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज की टोटल डेट लगभग $20 बिलियन तक एस्टिमेट की जाती है। इसके अलावा अडानी ग्रुप की कंपनीज के वैल्यूएशन को लेकर भी कई कंसर्न्स जताए जाते हैं। ग्रुप के लिस्टेड स्टॉक्स के 12 मंथ रेवेन्यू को यदि अडानी विल्मर ग्रुप को एक्सक्लूड करके देखा जाए तो ये $14.5 बिलियन होगा, जबकि इसके अगेंस्ट इन कंपनीज की कंबाइंड प्रॉफिट वैल्यू केवल $1.14 बिलियन थी। लेकिन इस आंकड़े के बावजूद अडानी ग्रुप के सिस स्टॉक्स की कलेक्टिव मार्केट वैल्यू $148 बिलियन बताई जाती है, जो इस सवाल को जन्म देती है कि क्या स्टॉक प्राइसेस को फंडामेंटल से डिटैच कर दिया गया है। दोस्तों, इन सब के अलावा गौतम अडानी और पॉलिटिक्स के बीच के संबंध हमेशा से चर्चा में रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट निरंजन मुखोपाध्याय, जिन्होंने नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स नाम की बायोग्राफी लिखी है, उनके अनुसार नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच 2003 से कनेक्शंस थे। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के अनुसार अर्ली 2000 में जब गुजरात राइट्स के बाद इंडिया की मेन इंडस्ट्री ग्रुपिंग
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने गुजरात में इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया, तो गौतम अडानी ने एक रीजनल इंडस्ट्री लॉबी क्रिएट करते हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट में 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया था। इसके अलावा जब यूएस में वॉर्टन इंडियन इकोनॉमिक फोरम ने मिस्टर नरेंद्र मोदी को दिए गए इनविटेशन को कैंसिल किया, तो इवेंट के मेन स्पॉन्सर के तौर पे अडानी ग्रुप ने इवेंट से बिना कोई रीजन असाइन किए स्पॉन्सरशिप विदड्रॉ कर ली। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने 2 ऐसे इंस्टेंसेस फ्लैग किए जिसके तहत गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को अनड्यू बेनिफिट्स एक्सटेंड किए। पहले इंस्टेंस में 2006 से 2009 के बीच गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने ओपन मार्केट से नेचुरल गैस परचेज कर अडानी ग्रुप को सेम गैस परचेजिंग प्राइस से लोअर प्राइस में सेल किए। इस एक्शन से अडानी ग्रुप को 70.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। सेकेंड इंस्टेंस में गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने अडानी पावर से केवल 79.8 करोड़ की पेनल्टी रिकवर की, जबकि अगस्त 2009 से जनवरी 2012 के बीच पावर सप्लाई ना कर पाने के लिए CAG कैलकुलेशंस के अनुसार ये फाइन 240 करोड़ होनी चाहिए थी। अहमदाबाद हाई कोर्ट लॉयर आनंद याग्निक के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट ने जहां एक और गवर्नमेंट ओन्ड कांडला SEZ को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया, वहीं मुंड्रा SEZ के पास इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ना होने के बावजूद उसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने की परमिशन दे दी गई। द्विजेंद्र त्रिपाठी IIM अहमदाबाद में बिजनेस हिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर के अनुसार आज गुजरात के ज़्यादातर ex-IAS अडानी ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। ये पैटर्न हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले इंडिया के फॉर्मर होम सेक्रेटरी GK पिल्लई ने भी अडानी पोर्ट्स के बोर्ड को ज्वाइन किया था। इन सब के अलावा गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के अगेंस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा ड्यूटी इवेजन के केस ट्रायल्स के दौरान उन्हें गुजरात गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने रिप्रेजेंट किया था। दोस्तों, कंट्रोवर्सीज ने अडानी ग्रुप को देश के बाहर भी हॉन्ट किया। जब हमने ऑस्ट्रेलिया में स्टॉप अडानी मूवमेंट को देखा, जब इस ग्रुप ने कंट्री के कंट्रोवर्शियल कार्मिकेल कोल प्रोजेक्ट में खुद को इन्वॉल्व किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडियन बिजनेसमैन गौतम अडानी की। रिसेंटली फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर कैलकुलेशन ने $90.1 बिलियन के वर्थ के साथ गौतम अडानी को एशिया का रिचेस्ट पर्सन डिक्लेयर किया था। इस लिस्ट में गौतम अडानी ने रिलायंस इंडस्ट्री के हेड मुकेश अंबानी को नैरोली एज आउट किया था, जिनकी वेल्थ $90 बिलियन बताई गई। फोर्ब्स के अनुसार गौतम अडानी का नेट वर्थ पिछले साल के अगेंस्ट लगभग डबल हुआ है, जब अप्रैल 2021 में उनकी वेल्थ $50.5 बिलियन हुआ करती थी। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए गौतम अडानी के लाइफ के अलग अलग सेगमेंट्स में से वो कौन सा सेगमेंट है जिसने आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।